गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि मेरी ऑडियो वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है। गुड इवनिंग रिसालत, दीप्ति, रेशमा, मोहिदीन, आंचल, दिनेश, स्वाति, कीर्ति, रुबीना, अखंड। ए वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। राइट। तो दोस्तों, आज का हमारा जो डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे उसका डिस्कशन का टॉपिक का नाम रहेगा दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। मैंने जैसा आपको बताया था कि नंबर सिस्टम के हमने काफी सारे लेक्चर डिस्कस किए। कुछ जो एडिशनल चीजें हैं, जैसे कुछ लोग एलसीएम एचसीएफ साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अलग से होते हैं, तो मैं अलग से एक टॉपिक की फॉर्म में डिस्कस करता हूँ एलसीएम एचसीएफ को। तो विल डिस्कस हियर। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी होगा, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज हम यहाँ पे उनको भी आगे फर्दर समझते रहेंगे। आज फोकस रहेगा किसके ऊपर? एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, कि आखिर ये क्या होता है। देखो, एक बात आप यहां पे ये समझो, एक बात आप यहां पे समझना कि होता पता क्या है कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था पहले, या टॉपिक पढ़ा था। वो टॉपिक था फैक्टर और मल्टीपल का। आपको याद होगा, राइट? हमने कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में। जैसे अगर मैं एक नंबर लूं, मान लो 6, मैं आपसे पूछूं 6 के फैक्टर क्या है और 6 के मल्टीपल क्या है, तो क्या आप बता सकते हो? आंसर इज यस, बता सकते हैं। कैसे बताओगे? देखो, होता पता क्या है, जब हम बात करते हैं 6 के फैक्टर्स की, तो ऐसे नंबर जो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे वो 6 के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 6 को 1 से डिवाइड करोगे, ये रिमाइंडर 0 आएगा, तो 1 एक फैक्टर हुआ 6 का। उसी तरह से अगर आप 2 को डिवाइड, मतलब 6 को 2 से डिवाइड करोगे, तब भी वो पूरी तरह से डिवाइड कर जाएगा। अगर हम दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये भी डिवाइड कर जाएगा। बट अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना 6 को, यू विल रियलाइज कि 4 6 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 6 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए 4 जो है वो इसका फैक्टर नहीं बनेगा। ऐसे अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 भी फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे, इट विल ऑल्सो नॉट डिवाइड कंप्लीटली। बट अगर आप 6 को 6 से डिवाइड कर दोगे, तो रिमाइंडर यहां पे 0 आ जाएगा। तो ये जो चार चीजें यहां पे लिखी ना, 1 2 3 एंड 6, ये दरअसल में 6 के फैक्टर कहलाए जाएंगे। दीज 4 आर फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, ये बात हमें पहले भी पता थी। बट अगर मैं बात करूं दोस्तों मल्टीपल की, मल्टीपल क्या होगा? 6 का टेबल। जैसे 6 का टेबल की बात करें तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरह से ये जो पूरा 6 का टेबल चल रहा है, ये 6 का मल्टीपल कहलाया जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड फैक्टर और मल्टीपल? मीनिंग समझ आया फैक्टर और मल्टीपल का? फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ते। वेयर एस मल्टीपल, उसी के टेबल को हम यहां पे बोलते हैं मल्टीपल। जो उसके टेबल में, उसके मल्टीपल में आता है, उसको मल्टीपल का नाम यहां पे दे सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, ओके। अब कुछ बातें समझते हैं। क्या आप लोग मुझे 8 के फैक्टर्स बता सकते हो? क्या होंगे 8 के फैक्टर्स? बता सकते हो आप लोग मुझे क्या होंगे 8 के फैक्टर्स? और वैसे ही मुझे आप लोग जरा 12 के भी फैक्टर बताना। देखो, अगर आप 8 के फैक्टर निकालना चाहोगे, आप बोलोगे सर 8 के फैक्टर में 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया। ये चारों 8 के फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि ये चारों नंबर जब 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें तो दोस्तों 12 की, तो 12 के फैक्टर बता सकते हो? आप बोलोगे हाँ, 1 2 3 4 6 12, ये सब
12 के फैक्टर से। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये वो नंबर है जो जब 6 को डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर आपको 0 देंगे। चलो ठीक है, ये क्या है, ये सारे हमने लिखे फैक्टर्स। क्या है ये? फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12। ठीक है, अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन है दोनों में? आप बोलोगे सर इधर 1 भी आ रहा है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है? नहीं। क्या क्या कॉमन है? कॉमन है दोस्तों 1 2 एंड 4। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो यहां पर दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जो तीनों चीजें मैंने लिखी आपके सामने, इनमें हाईएस्ट कौन सी चीज है? व्हाट इज द हाईएस्ट अमंग दीज थ्री? बता सकते हो आप लोग? आप बोलोगे सर इन तीनों में से जो हाईएस्ट है वो आपको 4 देखने को मिलेगा। ये तीनों कॉमन फैक्टर थे, पर इन तीनों कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वो है 4। तो क्या कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट निकल के आया उसको मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नाम दे सकता हूं? बताओ, क्या मैं उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नाम दे सकता हूं? ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है और जो हाईएस्ट भी है उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इस केस में आपको 4 देखने को मिलेगा। इसी को आप लोग बोलते हो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है, दैट इज HCF। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो 4 निकल के आया इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो नंबर है ना 4, ये 8 को भी डिवाइड कर देगा, ये 12 को भी डिवाइड कर देगा, और ये एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। डिवाइड तो 1 2 4 तीनों कर देंगे, दोनों को डिवाइड करने के लिए 1 2 एंड 4 ये सारे डिवाइड कर देंगे, बट हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा वो आपका यहां पे 4 होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? अब देखो, जो फैक्टर वर्ड होता है ना, फैक्टर का दूसरा नाम होता है डिवाइजर। फैक्टर को हम डिवाइजर के नाम से भी जानते हैं। फैक्टर को क्या नाम से जानते हैं? डिवाइजर। तो कई जगह आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखने की बजाय यहां एक वर्ड हो सकता है लिखा हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये नंबर भी हो सकता है लिखा हो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम GCD बोलते हैं। तो भाई चाहे आप GCD बोल लो, चाहे आप HCF बोल लो, बात एक ही है। चाहे आप GCD बोल लो, चाहे आप HCF बोल लो, बात एक ही है। क्या ये बात क्लियर हुई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? गुड। अब मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आप मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर करेंगे। लाइन कुछ ऐसी है, द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर are always less than the number। बताओ ट्रू है या फॉल्स है? या ऐसे लिख लो, ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन द नंबर। क्या है लाइन? ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन द नंबर। क्या ये बात सही है या गलत है? देखो देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ध्यान से देखना। मैंने जैसे आपको अभी 6 का एग्जांपल दिया था, आपने देखा था 6 के फैक्टर क्या आए थे? 1 2 3 एंड 6। अब देखो इसमें क्या हुआ,
1 2 एंड 3 जो थे ये तो नंबर से छोटे थे, ये तो 6 से छोटे थे, पर अगर हम दोस्तों बात करें 6 की तो 6 को नंबर तो 6 के बराबर ही है। ये जो 6 है ये तो 6 के बराबर ही है। तो ये जो कह रहा है कि हाँ सारे के सारे फैक्टर्स नंबर से हमेशा छोटे होते हैं, जरूरी नहीं है, वो नंबर के इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हो ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू नंबर। क्या ये बात समझ आई? ये बात ठीक है? अब बताओ, अब बताओ क्या ये बात अब ठीक है? ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर, क्या अब बात ठीक है? ये आंसर इज यस, अब ये बात ठीक है, क्योंकि देखो ना सारे के जो भी फैक्टर होंगे वो उस नंबर से या तो छोटे होंगे या मैक्सिमम उस नंबर के बराबर हो सकते हैं, उससे बड़े नहीं हो सकते, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि 6 का फैक्टर 8 आए, दैट कांट बी पॉसिबल। ठीक है, अब ये बात सही है। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट है यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, इसमें बताना ट्रू एंड फॉल्स। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर। ट्रू या फॉल्स बताओ? बताओ ये बात ट्रू है या फॉल्स है? सोच के बताना। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं 6 की, आप बोलोगे 6 के मल्टीपल क्या है? 6 12 18 24, ये सब मल्टीपल है और भी चलते रहेंगे, और भी चलते रहेंगे। देखो ये सारे जो नंबर यहां लिखे हुए हैं ये तो बड़े हैं नंबर से, पर देखो 6 से बड़ा तो नहीं है, 6 तो 6 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो ग्रेटर हो, वो ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी हो सकते हैं। तो सही स्टेटमेंट क्या आएगी? आर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। इसका मैं फायदा आपको बताता हूं। कई बच्चे मुझे बोलते हैं, और इनफैक्ट आज के लेक्चर के बाद भी बोलेंगे, कि सर हमें पता ही नहीं लगता किस क्वेश्चन में एलसीएम लगाना है, किस क्वेश्चन में एचसीएफ लगाना है। अरे भाई, अगर आप लॉजिक थोड़ा लगाओगे ना, आप अपने आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। जो मल्टीपल होता है ना, वो नंबर से बड़ा या नंबर के बराबर होगा। फैक्टर जो होगा वो नंबर से छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। आपको कभी सोचने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप किस क्वेश्चन में एलसीएम लगाना है, किस में एचसीएफ लगाना है, आपका ऑटोमेटिकली दिमाग हिट करेगा। ठीक है ना? अगर आप ऐसा सोच सकते हो कि आप नोटिस करो कि मान लो मुझे कोई चीज देखनी है कि कि कोई चीज किसी को कितना डिवाइड कर रही है, तो उसमें हम फैक्टर देखेंगे कि वो चीज उससे डिविजिबल है या नहीं है। राइट? पर अगर मान लो वो चीज बार बार ऊपर हैपन हो रही है, तो मल्टीपल के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएगी। तो मल्टीपल में आंसर हमेशा ज्यादा आएगा उस नंबर से, फैक्टर में नंबर छोटा आता है, छोटा या बराबर आता है, मल्टीपल में बराबर या बड़ा आता है। अभी मैंने इसलिए बता दिया कि मल्टीपल जो होंगे नंबर के वो या तो बड़े होंगे या बराबर होंगे, फैक्टर वो छोटे होंगे या बराबर होंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो हमने पहली चीज पढ़ ली यहां तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनके फैक्टर देखे, उनका हाईएस्ट कॉमन चीज देखा, और हाई एचसीएफ हमने यहां पे बोल दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा होता है एलसीएम, ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है हमारा मल्टीपल का। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं 6 की, क्या मुझे 6 के मल्टीपल बता सकते हो? हाँ सर, ये आएगा 6 12 18 24 30, ये ऐसे चलता रहेगा। राइट? ऐसे में आपसे 8 की बात करूं, क्या मुझे 8 के मल्टीपल बता सकते हो?
आप बोलोगे हाँ 8 के मल्टीपल आएंगे 8, 16, 24, 32, 40, ये इस तरह से चलता रहेगा। ये 6 के मल्टीपल, ये 8 के मल्टीपल, क्या आप मुझे इनके कॉमन मल्टीपल बता सकते हो? आप बोलोगे कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे आएंगे। मैंने कहा हाँ बहुत सारे आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर इसमें कॉमन आया 24, इसको थोड़ा और आगे लिखना है, और आगे लिख लो। आप बोलोगे आगे आएगा इसके बहुत सारे कॉमन आएंगे। 24 कॉमन है, जैसे फॉर एग्जांपल 48 कॉमन है, ऐसे और भी आगे कॉमन आएंगे। पर मुझे सारे के सारे कॉमन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। मुझे चाहिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। वो कितना है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपका 24 है। इसी को हम नाम देते हैं LCM। ठीक है। आप में से किसी बच्चे का सवाल आ सकता है सर हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं निकालते? वाई डोंट वी फाइंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल? भाई वो तो इन्फिनिटी पे जाके आएगा, है ना, हो सकता है वो इन्फिनिटी आए, उसकी रेलेवेंसी नहीं है। इसीलिए मल्टीपल में हम सबसे छोटा निकालेंगे, क्योंकि मल्टीपल टेबल होंगे, टेबल के अंदर छोटा वैल्यू निकालने की सेंस बनती है। फैक्टर के अंदर तो कॉमन तो देखो सबसे छोटा तो आपका 1 आएगा, 1 सबको डिवाइड कर देगा सारे नेचुरल नंबर को, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का कोई सेंस नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना किस सेंस है। ये समझ आया आपको? ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग ना समझो कि कहां पे HCF लगाना होता है, कहां पे LCM लगाना होता है। ये रटने वाली बात नहीं है, बहुत ही लॉजिकल बात है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले HCF से आंसर निकाल लेते हैं, फिर LCM लगा के आंसर निकालते हैं, जो आंसर मैच करके वैसे कर लेते हैं। भाई इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, लॉजिक क्लियर होगा तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है सर, मीनिंग तो समझ आ गया हमें, पर इसको क्या हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा? अगर किसी चीज का HCF या LCM मांगे, क्या हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमने जिस दिन फैक्टर और मल्टीपल के टॉपिक डिस्कस किया था, उस दिन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक डिस्कस की थी। याद है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन? जैसे अगर मैं 6 की बात करूं, क्या आप मुझे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के दे सकते हो? हाँ, हमने लिखा था बहुत सारा, आपको याद होगा। 6 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिखेंगे। हाँ जी। 8 को कैसे लिख सकते हैं? सर 8 होता है 2 की पावर 3, राइट। ये हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब अगर मुझे इनका HCF और LCM निकालना है, कैसे निकालूंगा? देखो, अगर मुझे निकालना है HCF, तो आई विल सी कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। क्या आ रहा है दोनों में कॉमन पार्ट? देखो दोनों में कॉमन पार्ट है 2 की पावर 1, और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। 3 की पावर 1 इसमें है पर वो इसमें नहीं है। 2 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, पर उसके अलावा बाकी 2 की पावर किसी में कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे 2 की पावर 1 बना, जो कि नथिंग बट 2 ही होता है। समझे? जो भी कॉमन पार्ट होगा बस उसी को लेना है, बाकी सब नहीं लेंगे। तो HCF इन दोनों का बन जाएगा 2। अगर हम दोस्तों बात करते हैं LCM की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, वो कैसे निकालेंगे? आप 2 की हाईएस्ट पावर ले लो। 2 की हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी है? 2 की पावर 3, और 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, तो ये बन जाएगा LCM। ये कितना बना? 8 इंटू 3, जो हो जाएगा आपका 24। इज दिस क्लियर? तो ऐसे हम किसी भी नंबर्स का जल्दी से जल्दी HCF और LCM निकाल सकते हैं, अगर हमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है। ओके ओके। अब आप लोग जरा एक क्वेश्चन करिएगा। मैं 12 और 18 दो नंबर आपके सामने लिख रहा हूं, और आपसे मांग रहा हूं कि इनका HCF क्या आएगा और इनका LCM क्या आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो? जरा दोनों निकाल के बता दो।
सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, राइट। और इनकी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 18 की 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब जब हम बात करेंगे हम इसके HCF की, तो कॉमन वाला फैक्टर देख रहे हैं। देखो कॉमन आ रहा है 2 की पावर 1 आ रहा है दोनों में, और 3 की पावर 1 भी दोनों में कॉमन है, तो HCF यहाँ 6 बन जाएगा। जब बात करेंगे LCM की, तो हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये बन जाएगा 36। तो 6,36 विल बी द राइट आंसर। 6,36 विल बी द राइट आंसर। एलसीएम में हाईएस्ट पावर देख लेनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले में आपने जो कॉमन वाली पावर है वो देखनी है। ठीक है, कर लेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार आप इसका भी आंसर बताएं मुझे। इनका HCF भी बता दो मुझे, इनका LCM भी बता दो, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ। हाँ, इनका LCM भी बता दो। ठीक है, HCF तो ठीक है, LCM भी बता दो। तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। अगर मुझे HCF चाहिए होगा, मुझे बस कॉमन हिस्सा लेना है। तीनों में कॉमन हिस्सा क्या है? 2 की पावर 1। तीनों में कॉमन है 2 की पावर 1, तो HCF तो 2 की पावर 1 2 आ जाएगा। LCM में हाईएस्ट पावर ले लेंगे सबकी। व्हाट इज 2 की हाईएस्ट पावर? 3। 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, और क्या 7 की पावर 1। ये कितना आएगा? 8 3 24, 24 इंटू 7 168। तो 2,168 इसका HCF और LCM आ जाएगा। आई होप अब आप कंफर्टेबल होंगे HCF और LCM निकालने के लिए। एक दो छोटी छोटी चीजें और बिफोर हम आगे बढ़े। देखो हम लोग ना, चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो और। इसको सोच समझ के करना, इसको ध्यान से समझना। इसका देखो पूछा क्या गया उसको सोचो और ट्राई करो कि इसको क्या कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा है आपकी स्क्रीन पे, इसको ट्राई करो एक बार। ये दो नंबर है, कॉमा से पहले पहला नंबर, कॉमा के बाद दूसरा, इनका HCF बताओ।
दो नंबर है आपके पास। पहला नंबर है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ठीक करो, रीअरेंज करो। आप बोलोगे सर यहां दोनों से ए कॉमन आ जाएगा, या इनफैक्ट बी भी कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा। अगर आप ए बी कॉमन ले लोगे ना, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी। आप देखो ना, ए बी इंटू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसमें क्या आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब आप लोगों को HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कैसे निकालते हैं। इनमें कॉमन देखो, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू। आप बोलोगे सर ए कॉमन है और ए प्लस बी कॉमन है कि नहीं। तो बस इसलिए इसका आंसर सी आ जाएगा। आपने बस इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना था एंड कॉमन पार्ट देखना था। मुझे पता लग गया ए कॉमन आ रहा है दोनों में, ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो ए इंटू ए प्लस बी विल बी द HCF। ऐसे ही तो कर रहे थे कॉमन फैक्टर, बस यहाँ ए बी की फॉर्म में, बाकी जगह 2 3 5 7 इसकी फॉर्म में होता था। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, क्या इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ये नंबर्स का। ये दो नंबर है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर है। इन दोनों का एक बार एलसीएम निकालो। ध्यान से करना है इसको, थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला। देखो थोड़ा सा है ये, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है। देखो पहला वैल्यू क्या है, ए की पावर 4 माइनस 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। बन जाएगा, हाँ जी। अब देखो इसको आगे फर्दर बना सकते हो। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आगे और तोड़ सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना, ये ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 करके लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू ये टूट के ऐसे बन गई है। ये पहला एक्सप्रेशन। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब आपको पता होगा ये क्या होता है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया। अब देखो एलसीएम में क्या लेते हैं, सबकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। सबकी हाईएस्ट पावर देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज आएगा, ठीक है, a प्लस 1 भी एज इट इज आएगा। अब देखो a माइनस 1 यहां पर है और a माइनस 1 स्क्वायर यहां पे है। हाईएस्ट पावर लेते हैं तो क्या लेंगे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर बनेगा। ये कहां लिखा हुआ है, ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। मोहिदीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हुआ।
देखो ना, ए की बार 4 को मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या है, टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसे फर्दर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप आपका हो सकता है कि फ्रैक्शन का भी आपको एचसीएफ एलसीएम पूछा जाए। कोई घबराने वाली बात नहीं है फ्रैक्शन वाले में भी। देखो, मान लो हमारे सामने दो नंबर्स है, आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। मान लो आपको बोले कि 5/7 एंड 2/6, मान लो इसका एचसीएफ निकालना है। 5/7 कॉमा 2/6, ये दो नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको पता क्या करना होगा, अगर जो पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, एचसीएफ, तो आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर वालों का एचसीएफ निकालो। न्यूमिनेटर क्या है यहाँ पे, 5 और 2, तो 5 और 2 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे। 5 और 2 का आप लोग क्या कर लेंगे, 5 और 2 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, उनका अब आपको एलसीएम निकालना होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर आपके सामने ऐसी कोई फ्रैक्शन आती है ना, फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने फ्रैक्शन दिया 5/7 एंड 2/6, दो नंबर्स आए हैं 5/7 और 2/6, तो उस केस में जो न्यूमिनेटर होते हैं, न्यूमिनेटर कौन से इस पर, 5 और 2, उनका आप एचसीएफ निकाल लो। 7 और 6 का आपको उसका उल्टा एलसीएम निकालना होता है। तो वो इस दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो क्या बनेगा बता सकते हो आप लोग मुझे इसका एचसीएफ? बता सकते हो जरा निकाल के, क्या बनेगा इसका एचसीएफ? यस, आंसर बिल्कुल सही है। इसका एचसीएफ देखो क्या बनेगा, 5 और 2 का एचसीएफ साफ साफ दिख ही रहा है, वो 1 आएगा, और 7 और 6 का एलसीएम आएगा 42। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/42। ठीक है, हाँ, 1/42 इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर का एचसीएफ से एन, डिनोमिनेटर का एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है सिद्धार्थ। हाँ, ठीक है, और ऐसे ही अगर मान लो आपसे पूछे कि हमें एलसीएम निकालना है एक फ्रैक्शन का, मान लो दो फ्रैक्शन का, मान लो 2/3 और आपका 5/7, तो इसमें क्या करेंगे, निकालना क्या है, निकालना है एलसीएम। तो सर जो आपके न्यूमरेटर होंगे ना, न्यूमरेटर, उनका हम एलसीएम लेंगे। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, 2 और 5, और जो आपके डिनोमिनेटर है उसका उल्टा, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, 3 और 7, तो 3 और 7 का आप एचसीएफ। तो जो चीज निकालनी है न्यूमरेटर के अंदर वो चीज आएगी, डिनोमिनेटर के अंदर उसका उल्टा आ जाएगा। समझे? जैसे एचसीएफ निकाला था वैसे आप एलसीएम निकाल सकते हो। क्या ये भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? देखो, 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10, 3 और 7 का एचसीएफ आएगा 1, तो आंसर इसका 10/1 या 10 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, यहाँ तीन फ्रैक्शन है, इनका आप एक बार सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम हमें ढूंढना है। थोड़ा आराम से, अच्छे से सोच समझ के इनका आंसर बताओ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इजी है ये क्वेश्चन। आप बोलोगे सर निकालना क्या है एलसीएम, तो न्यूमरेटर का हमें एलसीएम निकालना होगा। न्यूमरेटर का यहाँ पे 1, 5 और 3, इनका एलसीएम निकालेंगे। और इसका उल्टा डिनोमिनेटर में एचसीएफ किसका, 4, 6 और 7 का। ठीक है, ये साफ साफ दिख जाते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व भी कर सकते हो, बस साफ साफ दिख रहा है। इसका एलसीएम 15 आएगा, एचसीएफ 1 आएगा, तो इसका आंसर 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, ये वाला। यस, देखो एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, न्यूमरेटर का यहाँ पे 1, 5 और 3, और डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर क्या है 4, 6 और 7। यस, देखो एचसीएफ तो 1 ही है, डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, जिनको दिक्कत आ रही है मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो ए 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 7 तो 7 ही होता है। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ जाएगा 84। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1/84। पहली चीज मुझे बताओ, क्या आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का मीनिंग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ध्यान रखना, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर नंबर से हमेशा छोटे होंगे। ठीक है ना, और एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल्स होते हैं उनमें जो सबसे कॉमन आता है। अब प्लीज ध्यान से सुनना, 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। जो बच्चों को डाउट आता है ना कि हमें पता ही नहीं लगता कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है, अब थोड़ा सा समझना इस बात को। देखो, होता पता क्या है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो मैं हर 5वें दिन कहीं घूमने जाता हूं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो मैं 5 तारीख को कहीं गया, मैं 5 तारीख को कहीं घूमने गया, अगली बार मैं कब घूमने जाऊंगा, 10 तारीख को, फिर अगली बार 15 तारीख को, अगली बार 20 तारीख को। ये मेरे घूमने का तरीका है, हर 5वें दिन मैं घूमने जाता हूं। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, वो हर छठे दिन घूमने जाता है। तो वो 6 तारीख को गया, फिर अगली बार 12 तारीख को जाएगा, फिर अगली बार 18 को जाएगा, ऐसे वो घूमने जाता है। क्या कभी ऐसा होगा जब हम दोनों इकट्ठा सेम दिन घूमेंगे? क्या ऐसा दिन आएगा कभी कि वो भी घूमने गया होगा उस दिन, मैं भी घूमने गया होऊंगा? आप बोलोगे हाँ ऐसा दिन तो आएगा जब आप दोनों ही इकट्ठे घूमने गए होंगे। अब देखो यार, ये जो मैं घूमने जा रहा हूं 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, दीज आर नथिंग बट माई मल्टीपल्स। उसी तरह से मेरा दोस्त जो 6 तारीख को जा रहा है, 12 को जा रहा है, 18 को जा रहा है, 24 को जा रहा है, वो भी यहां पे घूमने जा रहा होगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें ये देखना होगा
कि पहला ऐसा कौन सा दिन आता है जब हम दोनों इकट्ठे घूमने जाएं। क्या यहां पर आपको एलसीएम नहीं सूंघ रहा कि ये बात कर रहा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की? ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो मैं जिस दिन मैं भी घूमने जाऊं, जिस दिन वो भी घूमने जाए, और उनका लोएस्ट कॉमन हम देख लें। तो यस, तो इसको अगर आप थोड़ा सा लिखोगे, यू विल फाइंड आउट कि हाँ सर एक ऐसा दिन आएगा जो कि होगा 30 तारीख, वो हमारे लिए यहाँ पे कॉमन दिन होगा। ये और कुछ नहीं है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, मेरे मल्टीपल उसके मल्टीपल दोनों का कॉमन लोएस्ट। यहां बच्चे एचसीएफ पता नहीं क्यों निकालने लग जाते हैं। भाई अगर आप 5वें दिन घूमने जा रहे हो और 6ठे दिन घूमने जा रहे हो तो ये नंबर जो निकल के आएगा उस नंबर से बड़ा ही होगा, इसे छोटा थोड़ी हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट डे कैसे? वो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या? फर्स्ट डे कैसे आप कौन साइड करोगे? ठीक है, तो ये एलसीएम हुआ, दिस इज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखो मेरे पास ना पानी की बोतल है, एक मान लो ये वाली पानी की, मतलब मान लो ऐसे दो है, ठीक है। मान लो मेरे पास दो चीजें हैं, अब प्लीज ध्यान से सोच के बताना। एक मेरे पास ये वाला कप है, ठीक है, एक मेरे पास ये वाली बोतल है, ठीक है। ये है 400 ml का कप, ये 400 ml का कप है। ये है 1 लीटर की बोतल, ये 400 ml का कप, ये 1 लीटर की बोतल। चलो ठीक है, अब मुझे पता क्या करना है, मुझे ऐसे एक छोटा सा कप बनाना है, मुझे कप बनाना है ऐसा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये कप कितने ml का हो कि इस इस कप को मेजर करके, इस कप में पानी मेजर करके मैं वो बड़े वाला कप भी वो भी भर दूं और आपकी बोतल भी भर दूं। समझ आया आपको क्वेश्चन? बोतल भरनी है 1 लीटर की, वो कप भरना है 400 ml का। मेरे पास ये छोटा वाला एक गिलास कह सकते हो, इसको मैं कितने साइज का बनाऊं कि वो वाला भी आपका कप भर जाए, राइट, और आपका बॉटल भी भरे। अब देखो इसमें अंडरस्टैंड करना, मैं ये जो पानी होगा, ये पानी मैं इसमें से इसमें डालूंगा और ऐसे इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा भर जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना आए। तभी तो मैं 400 ml मेजर कर पाऊंगा ना, तभी तो 400 ml मेजर कर पाऊंगा। ये कप 400 ml से छोटा होगा या 400 से बड़ा होगा, मुझे इतना बताओ। अगर इसमें मुझे 400 ml पानी डालना है, कई बार करके डालना है, तो क्या ये 400 ml से छोटा होगा या बड़ा होगा? आंसर इस छोटा होगा। सर मान लो आप बोलोगे, सर मान लो ये आपने 50 ml का बना दिया, ठीक है, तो मुझे 8 बार पानी डालना पड़ेगा इस तरह से इसमें। अगर मैंने 100 ml का बना दिया तो मुझे इसमें 4 बार इस तरह से पानी डालना पड़ेगा, तब ये कप भर जाएगा। अगर मैं 200 ml का बनाऊंगा तो 2 बार पानी डालना पड़ेगा। अगर मैं इसी को 400 ml का बना दूंगा तो 1 बार पानी डालना पड़ेगा। मानते हो? तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। पर अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा साइज बताओ, कि इसका मैक्सिमम साइज बताओ, इस कप का मैक्सिमम साइज, इस कप का मैक्सिमम साइज बताओ कि इस कप के मैक्सिमम साइज से ये बॉटल भी भर जाए और ये गिलास भी भर जाए। इस कप का मैक्सिमम साइज, पहली बात तो ये जो भी साइज होगा इट शुड बी डिवाइडिंग 400 ऑल्सो, इट शुड बी डिवाइडिंग 1 लीटर ऑल्सो। ये तभी तो, ये जो पानी है इसमें, ये तभी तो इसको भर पाएगा अगर ये इसको, अगर ये वाला नंबर इसको डिवाइड कर दे, है ना। तो ये डिवाइजर होगा या फैक्टर होगा इसका? या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ी वैल्यू इसकी बताओ, तो मैं कॉमन फैक्टर बता रहा हूं, मैं कॉमन फैक्टर निकालूंगा कि ये भी भर पाऊं, ये भी भर पाऊं, और साथ में हाईएस्ट वैल्यू मैंने आपसे काले वाले ग्लास की पूछी है, तो कुछ नहीं है, दिस इज आस्किंग फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन में वो लिख के नहीं देगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, पर आप लॉजिक समझो, ये इसका जो साइज होगा वो 400 ml से छोटा ही होगा और ऐसा साइज होगा कि दोनों को डिवाइड कर दे, और हाईएस्ट वैल्यू पूछी है तो वो एचसीएफ आपसे मांग रहा है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इसमें हमें एलसीएम नहीं, इसमें हमें एचसीएफ निकालना होगा। समझ आई नहीं आई? समझ आया नहीं आया? तो उसका आंसर 200 ml आएगा। अगर आप पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, उसका आंसर 200 ml आएगा। 400 ml और 1000 ml उनका एचसीएफ निकालोगे तो 200 ml आएगा। तो 200 ml का मुझे वो कप बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको ये बात? ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं।
ठीक है। मान लो यहां पे प्लीज अंडरस्टैंड करना, यहां पे आप अंडरस्टैंड करना। मान लो मेरा एक दोस्त यहां, मतलब मान लो एक कोई बंदा है यहां बैठा हुआ, ठीक है। वो पता क्या करता है, वो 45 सेकंड के बाद ऐसे लाइट ऑन करता है। कब करता है, 45 सेकंड पर। जब 45 सेकंड होते हैं वो पहली बार लाइट ऑन करता है, फिर अगली बार फिर से 45 सेकंड के बाद, 45 सेकंड और बाद लाइट ऑन करता है, फिर तीसरी बार फिर से 45 सेकंड के बाद लाइट ऑन करता है। चलो ठीक है, एक बंदा ऐसा कर रहा है, एक बंदा इधर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो 60 सेकंड के ऊपर लाइट ऑन कर रहा है ऐसे, फिर से 60 सेकंड के बाद लाइट ऑन कर रहा है, फिर से 60 सेकंड के बाद लाइट ऑन कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कभी ऐसा समय आएगा कि दोनों इकट्ठे एक ही टाइम के ऊपर लाइट ऑन करेंगे? सोच के बताओ, क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे लाइट ऑन करेंगे? आप बोलोगे हाँ सर। वो क्या होगा, व्हाट विल दैट बी? बताओ ना। ये 45 पे कर रहा है लाइट ऑन, अगली बार कब कर रहा होगा, 90 पे, अगली बार कब कर रहा होगा, 135 पे, अगली बार 45 सेकंड और बाद 180 पे। और वो दूसरा भाई साहब क्या कर रहा होगा, वो 60 पे, अगली बार 120 पे, अगली बार 180 पे। दोनों इकट्ठे लाइट ऑन कर रहे हैं, तो ये कॉमन मल्टीपल ही तो पूछ रहे हैं। सबसे छोटा मल्टीपल पूछ लिया तो पहली बार 180 आंसर आ जाएगा इसका। आप समझ पाए, इसमें एलसीएम लगेगा। आप ऐसा मत कहना इनका एचसीएफ, बच्चे एचसीएफ निकालने लग जाते हैं, बताओ कि इकट्ठे लाइट ऑन करेंगे और आंसर वो बोल देते हैं 15। भाई कैसे, कैसे 15? लॉजिक लगाओ, लॉजिक, ठीक है ना। तो इसमें एलसीएम निकलेगा, इसमें एलसीएम हम यहां पे लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखेंगे। देखो मैंने एक दिन नोटिस किया कि हमारा ये जो सी सेट का बैच है ना, ये सी सेट का जो बैच है, इसमें मैंने देखा कि 100 लड़के हैं इसमें और 125 लड़कियां हैं। ठीक है, 100 लड़के हैं और 125 लड़कियां हैं। अब मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार इनका ना एक ग्रुप बनाते हैं, एक नहीं कई ग्रुप बनाने हैं, इनका ग्रुप बनाते हैं। कुछ लड़कियों का ग्रुप होगा, कुछ लड़कों के ग्रुप्स होंगे। मैंने कहा हर ग्रुप में नंबर ऑफ बच्चे सेम रहेंगे, हर ग्रुप में नंबर ऑफ बच्चे सेम रहेंगे। ठीक है, रखो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना ग्रुप का मैक्सिमम साइज हो सकता है। ग्रुप का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है कि हमारे पास लड़कों का भी ग्रुप हो, लड़कियों का भी मल्टीपल ग्रुप्स हो, पर ग्रुप का साइज सेम हो। आपको क्वेश्चन समझ आया? क्लास में 100 लड़के हैं, 125 लड़कियां हैं, मुझे ग्रुप बनाने हैं। कितने कितने का मैं ग्रुप बनाऊं, कितने हाईएस्ट नंबर का मैं ग्रुप बनाऊं, ताकि मेरे पास लड़कों के भी कुछ ग्रुप्स आए, लड़कियों के भी कुछ ग्रुप्स आए, एंड हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी सेम। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, ग्रुप बनेगा, इनका एक छोटा हिस्सा बनेगा, ऐसा नंबर बनेगा जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, तभी तो ग्रुप्स में टूटेंगे ना। अगर आप में 100 बच्चे हैं क्लास में, अगर मान लो मैं 10-10 के ग्रुप बनाऊं तो 10 ग्रुप बनेंगे। ये कैसे आया 10 × 10? ये 10 क्या होता है, फैक्टर होता है 100 का। तो हमें यहां पर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 100 को भी डिवाइड कर दे, 125 को भी डिवाइड कर दे, तभी तो उतने का ग्रुप बन पाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू पूछी है तो मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करके एचसीएफ निकाल लूंगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आपको समझ आया कि कहां एचसीएफ लगाना है, कहां एलसीएम लगाना है? क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि कहां एचसीएफ लगाना है, कहां एलसीएम लगाना है? हाँ, 25 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यस, गुड। तो विल स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस। पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एलसीएम लेंगे। ऐसा दिन जब दोनों लोग साथ में मिलेंगे, इट इज नथिंग बट द कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल। तो निकाल लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम किसका? 5 और 4 का। एलसीएम 5 और 4 का आएगा 20। तो बस सर, अगर मुझे वो कह रहा है कि आप 1 जनवरी को मिले थे पहली बार, तो 1 जनवरी के बाद 20 दिन, वो कितना हो जाएगा? 21 है। तो 21 जनवरी को अगली बार यहां पे मिल लेंगे। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एलसीएम 20 आएगा, तो 20 ऐड करेंगे इसमें। इसको ट्राई करो। अब इसमें कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट भी है। आंचल 1 + 20 कितना होता है? 1 + 20 कितना होता है? 21। देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट उसने कंबाइन कर दिए। एक सो एलसीएम एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट, और साथ में जो कैलेंडर में हमने पढ़ा था। सबसे पहली बात, आपको इतना पता लगा कि ये क्या पूछ रहा है? ये एलसीएम पूछ रहा है। इतना तो आपको पता लगा, और आप लोगों ने एलसीएम निकाल लिया। क्या आएगा एलसीएम? सर जोसफ 5वें दिन विजिट करता है, वो 24वें दिन, वो सुमित 9th डे। तो इन तीनों का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 5, 24 और 9 का। ये सबने सॉल्व कर लिया था, मुझे बताओ। इसमें तो कोई परेशानी ना है आप लोगों को। इसका एलसीएम आया होगा आपका 360। यही आया होगा। ठीक है, अब क्या करते थे? अब देखो वो कब मिलेंगे? 360 डेज के बाद, है ना। दे विल मीट आफ्टर 360 डेज। तो एसेंशियली हमें क्या करना है? देखो वो संडे को मिल रहे हैं ना, संडे को। संडे में हमें 360 दिन ऐड करने हैं। संडे में हमें 360 डेज ऐड करने हैं। संडे में 360 डेज कैसे ऐड करेंगे? कैसे ऐड करेंगे? मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करते हैं। इसका 7 से रिमाइंडर देख लो, जो रिमाइंडर आया वो ऐड कर देंगे। ये हमने कैलेंडर में ऐसे कई क्वेश्चन किए थे। तो 360/7 का रिमाइंडर कितना आता है? व्हाट इज द रिमाइंडर? आंसर इज 3। तो संडे में क्या ऐड करेंगे सर? संडे में 3 ऐड करेंगे। संडे में 3 ऐड करोगे तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पे वेडनेसडे। सो दैट इज वाई आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। समझ पाए? ये हमने कैलेंडर में किया था ये क्वेश्चन, मतलब एलसीएम एचसीएफ वाला नहीं, बट वैसे ऐसे 360 दिन आगे जाना या ऐसे कुछ आगे दिन जाना। बात क्लियर हुई आपको? यस।
तो ऑप्शन बी वेडनेसडे इसका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो एक बात आप अंडरस्टैंड करना इस बात को, ये वाली बात मैंने थोड़ा सा आपको एक बार कैलेंडर में भी समझाई थी। इधर देखना आप लोग, सब लोग देखो, इस बात को समझना आप लोग। देखो एक होता है कि मान लो मैं आपसे आज मिला, मान लो 1 तारीख को, जैसे मान लो आज हमारी क्लास है, आज क्या डेट है अपनी, आज है 7 तारीख। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आज 7 तारीख है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि हम तीसरे दिन मिलेंगे, इसका मतलब क्या है? आई विल मीट यू आफ्टर एवरी 3 days, आई विल मीट यू आफ्टर 3 days, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? आंसर है सर अब आप मुझे 10 तारीख को मिलोगे, इसका मतलब आप मुझे 10 तारीख को मिलोगे। आई विल मीट यू, जैसे यहां पे चेक करो ना आप लोग, आई विल मीट आफ्टर एवरी 3rd day, आई विल मीट एवरी 3rd day, मैं हर तीसरे दिन आपसे मिलूंगा, हर तीसरे दिन आपसे मिलूंगा मतलब 7 के बाद हम 10 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, ये होता है मीटिंग 3rd day। ठीक है, पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आज 7 तारीख है, अगर मुझे आपसे मिलना है आफ्टर अ गैप ऑफ 3 days, तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर अ गैप ऑफ 3 days, 3 दिन के गैप के बाद मिलेंगे। 3 दिन का गैप मतलब 8 को भी नहीं मिलेंगे, 9 को भी नहीं मिलेंगे, 10 को भी नहीं मिलेंगे, अब हम मिलेंगे कब? 11 तारीख को। डू यू गेट माई पॉइंट? तीसरे दिन मिलना और 3 दिन के गैप के बाद मिलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे यहां पे पिछला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, यहां क्या था? वैभव और अंकित हर 5वें दिन, मतलब वैभव हर 5वें दिन जा रहा था, अंकित हर चौथे दिन जा रहा था। तो अगर मैं वैभव की बात कर रहा था तो वैभव शायद 1 तारीख के बाद 6 तारीख को जाता था, 6 के बाद वो 11 को जाता था, 11 के बाद 16 को, 16 के बाद 21 को, ये था हर 5वें दिन। ठीक है, और यहां पे अंकित की बात करते थे, हर चौथे दिन जाता था, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 21, तो ऐसे भी 21 जून आ गया था हमारा आंसर, 21 जनवरी। ये था हर 5वें दिन मिलना और हर चौथे दिन जाना। पर यहां पे अंडरस्टैंड करो, यहां पर उसने स्टेटमेंट बदल दी, यहां पर उसने लिखा कि ये 2 दिन के गैप के बाद और 3 दिन के गैप के बाद जाती हैं सीता और गीता। 2 दिन का गैप मतलब तीसरा दिन। तो कहने का मतलब, अगर मान लो दोस्तों, अगर सीता 1 तारीख को जा रही है ना, अब वो अगले 2 दिन का गैप लेगी, 2 और 3 तारीख का वो गैप लेगी, अगली बार जाएगी वो 4 तारीख को, समझे? फिर 4 के बाद वो 2 दिन का गैप, फिर 7 को जाएगी, फिर वो 10 को जाएगी, फिर वो 13 को जाएगी, इस तरह से। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? और गीता की बात करें, गीता हर 3 दिन का गैप लेती है, मतलब अगर 1 को जा रही है तो 3 दिन का गैप, 2, 3, 4 को नहीं जाएगी, कब जाएगी? 5 को, 5 के बाद 9 को, 9 के बाद 13 को, तो कब वो मिलेंगे? वो 13 तारीख को मिलेंगे। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, इनका एलसीएम निकालो। पर ध्यान रखना, यहां पर आप लोग एलसीएम
2 और 3 का नहीं निकालेंगे, 2 और 3 का नहीं निकालना, एलसीएम निकालना किसका है, 3 और 4 का। क्यों? क्योंकि 2 दिन का गैप मतलब तीसरा दिन, 3 दिन का गैप मतलब चौथा दिन। तो 3 और 4 का एलसीएम निकलेगा, वो आएगा 12। ये 12 दिन बाद मिलते हैं, मतलब 12th डे मिलेंगे। तो 1 तारीख को मिले तो 12वां दिन इज 13th, तो 13th को मिलेंगे इस तरह से। इज दिस फाइन और नॉट? ये लॉजिक समझ आया नहीं आया कि गैप की वजह से क्या दिक्कत आ सकती है? अर्जुन, गैप का मतलब अलग होता है। 2 दिन का गैप अलग बात है, दूसरे दिन मिलना अलग बात है। अगर मैं बोलता हूं दूसरे दिन मिलना है, मैंने जैसे बताया तीसरे दिन मिलना, तीसरे दिन मिलना मतलब था 7 के बाद 10 तारीख को। 3 दिन के गैप के बाद मिलना मतलब 8, 9, 10 और को नहीं मिलना, 11 को मिलना। तो गैप इज डिफरेंट, थर्ड डे इज डिफरेंट। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहां पे। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई करेंगे अब आप लोग, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। गुरजोत, मैंने ये इस कैलेंडर में भी बताया था, सही है ना, इसको कैलेंडर में भी बताया था। दूसरे दिन मिलना और 2 दिन के गैप में मिलना अलग बात है। ये दूसरे दिन मिलना होता है, आज मिले हो 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन, 2 दिन का गैप मतलब तीसरा दिन। तो 2 दिन का गैप मतलब तीसरा दिन, 3 दिन का गैप मतलब चौथा दिन, इसलिए 3 और 4 का एलसीएम लिया। ठीक है, सयन, सुनीता, गुरजोत। आपका एलसीएम कितना है इसका? पहली बात, आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि इसमें एलसीएम निकालेंगे। मैंने अभी आपको बताया भी था, जैसे मान लो मेरे एक दोस्त ने टॉर्च मारी, इधर दूसरे ने टॉर्च मारी, तो सेम टाइम पे टॉर्च कैसे मारेंगे, उनका एलसीएम। तो सेम चीज यहां पे है, अगर 4 घंटियां बज रही हैं तो 4 घंटियां इकट्ठे कब बजेंगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर। तो पहली चीज तो हमें पता लगी कि इनका हमें एलसीएम निकालना है, किसका, 3, 4, 5 और 10 का। क्या हम निकालना जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसका एलसीएम आएगा 60। कुछ बच्चों का आंसर 60 आ गया कि उन्होंने देखा कि एलसीएम 60 है, उन्होंने 60 पे टिक मार दिया। पर क्या उसने ये पूछा है कि इकट्ठी कब बजेंगी ना? देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। वो कह रहा है कि 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कितनी बार बेल इकट्ठी बजेंगी। देखो एलसीएम कितना आया, 60 सेकेंड्स, यही आया एलसीएम। इसका मतलब क्या है, 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। इसका मीनिंग ये है, हर मिनट जो घंटियां हैं वो इकट्ठी बजती हैं। मतलब 1 मिनट में एक बार घंटी, मतलब एक बार सभी घंटियां इकट्ठी बजती हैं, 1 मिनट में एक बार। ठीक है, अगर 1 मिनट में एक बार घंटियां इकट्ठी बज रही हैं तो भाई 2 घंटे, 2 आवर्स में कितनी बार बजेंगी? आप बोलोगे सर 2 आवर मतलब 120 मिनट्स। अगर 1 मिनट में एक बार बज रही है तो 120 मिनट में 120 बार घंटियां इकट्ठी बजेंगी। तो दैट इज वाई आंसर विल बी सी। उसने एलसीएम नहीं मांगा था, उसने मांगा था 2 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। बात समझ आई? तो ध्यान से पढ़ा करो कि क्या पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर। इज दिस क्लियर? बात समझ आई आप सबको? ठीक है, अगर वो ये पूछता
कितने टाइम के बाद पहली बार इकट्ठा बजेंगी, तो आंसर 60 सेकेंड आता। पर ये पूछा ही नहीं, उसने पूछा 2 घंटे के अंदर कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो 2 घंटे डिवाइड बाय 1 मिनट, वो आपका 120 टाइम्स आ गया। यस, सम मोर क्वेश्चंस, ये वाला। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 घंटी 18 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटी हर 24 मिनट बाद बजती है, तीसरी घंटी हर 32 मिनट बाद बजती है। तीनों घड़ियां इकट्ठी कब बजेंगी, कब बजेंगी इकट्ठी? तीनों का एलसीएम मांग रहा है भाई। अभी तो मैंने आपको बताया था, इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, तीनों इकट्ठी कब होंगी? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एक दोस्त ने इधर से टॉर्च मारी, एक दोस्त ने इधर टॉर्च मारी, इकट्ठी कब आएंगे? उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो एसेंशियली आपसे कुछ नहीं मांग रहा, वो एलसीएम मांग रहा है। क्या आप एलसीएम निकाल सकते हो? हाँ, देखो किसका निकालना है एलसीएम। आप बोलोगे सर एलसीएम निकालना है 18, 24 और 32 का। क्या आएगा इनका एलसीएम? क्या आएगा इनका एलसीएम? क्या होता है 18? ये होता है 18। 24 क्या होता है? और 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा एलसीएम? थर्टी टू इंटू थ्री 96, 96 इंटू थ्री 288। क्या है ये 288? व्हाट इज 288 हियर? 288 मिनट्स। 288 मिनट के बाद तीनों घंटियां इकट्ठी बजेंगी। क्या आप लोग 288 मिनट को जरा आर में कन्वर्ट कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 60 इंटू 4 इज 240। तो 4 तो घंटे बच गए और 48 मिनट बाकी है ना। 60 इंटू 4 इज 240, 48 मिनट बच गए। तो 4 घंटे 48 मिनट के बाद ये घंटियां इकट्ठी बजेंगी। पहली बार कब बजी थी? सुबह 8 बजे। पहली घंटी इकट्ठे मतलब इकट्ठे बज रही है 8 बजे, इसके 4 घंटे 48 मिनट बाद बजेंगी। तो ये क्या हो जाएगा? 12 बज के 48 मिनट। 12:48 पे वो इकट्ठी बज जाएंगी। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? कुछ और क्वेश्चंस भी। हाँ, अब इसको ध्यान से करना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान से करना।
मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पहली चीज आप समझ पाए कि इसमें निकालना क्या है, क्या हमें इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। क्या ये बात आपके दिमाग में आई या नहीं आई कि एलसीएम करने की बात हो रही है एचसीएफ। देखो 3 सिग्नल्स है, वो पहला कह रहा है कि पहला 25 सेकंड ले रहा है, दूसरा कुछ x सेकंड ले रहा है, तीसरा कुछ और सेकंड ले रहा है। वो पूछ रहा है कि कब इकट्ठे चेंज होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको यहां पे समझ आई इस बात की कि बात तो सर एलसीएम की होगी, इकट्ठे की जब बात हो जाएगी तो एलसीएम की बात होगी। ठीक है, करते हैं इस बात को। देखो उसने क्या बोला है, मैं आगे चलो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि 2 बजे उसने ग्रीन टर्न किया, पर वो पूछ रहे अगली बार ग्रीन कब होगा। बताऊंगा अभी मैं इसको। देखो पहली चीज अगर आपको ये चेक करना हो कि कब इनका सिग्नल कब चेंज होगा, वो आप निकालो। उसको निकालने के लिए आपको इनका कॉमन देखना पड़ेगा, दैट इज मतलब एलसीएम देखना पड़ेगा। अब एलसीएम किसका देखना है, 25, 39 और 60 का। इनका एलसीएम निकालो पहले तो। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। 39 क्या होता है, 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। और 60 क्या होता है, ये होता है। इनका जब आप एलसीएम निकालोगे ना, ये आएगा 3900, 3900 सेकेंड्स। ये आएगा 3900 सेकेंड्स। इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड करोगे, वो आ जाएगा कितना, 65 मिनट। अब क्वेश्चन आता है 65 मिनट है क्या। देखो पहले हमारे पास सिग्नल क्या थे, हमारे पास सिग्नल था ग्रीन। ग्रीन से इकट्ठे रेड होने के लिए, इकट्ठे सिग्नल चेंज करने के लिए कितनी देर लगेगी, आंसर इज 65 मिनट। क्या उसने हमसे ये पूछा हुआ है कि रेड कब होगा, नहीं। उसने बोला कि वो वापस ग्रीन कब होंगे। एक्चुअली ग्रीन से रेड होते हैं, फिर रेड से वो वापस ग्रीन होते हैं। तो मुझे बताओ अगर ग्रीन से रेड होने के लिए 65 मिनट लगे तो रेड से ग्रीन होने के लिए 65 मिनट और लगेंगे। हाँ, तो यही पूछा हुआ है। अब देखो स्टार्टिंग हुई थी 2 बजे, 2 बजे स्टार्टिंग हुई, 2 में 65 मिनट ऐड करो, 65 मिनट और ऐड करो, 2 बार 65 मिनट ऐड करो, 65 प्लस 65, 65 प्लस 65 होता है 130, 130 मिनट मतलब कितने होते हैं 130 मिनट्स, 2 घंटे 10 मिनट। तो 2 बजे के अंदर 2 घंटे 10 मिनट ऐड करने हैं, वो क्या आएगा, 4:10। कुछ बच्चों का शायद यहां तक आंसर निकल गया होगा, वो 3:05 निकाला होगा उन्होंने आंसर। वो 3:05 तब आंसर आता अगर वो पूछता कि ग्रीन से रेड कब हुआ, मतलब रेड कब आएगा। रेड कब आता तो आंसर आता 3:05। पर अगर पूछ रहे कि ग्रीन से रेड और रेड से वापस ग्रीन कब हो रहा है इकट्ठे, तो 4:10 विल बी द राइट आंसर। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई, पूछो कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। इसमें इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे बताओ। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से बस पढ़ना था यहां पे। आंचल देखो ना, ग्रीन से रेड हुआ पहले, फिर रेड से वापस ग्रीन हुआ। ठीक है, उसने ये नहीं पूछा कि रेड कब आएगा इकट्ठा ना, उसने पूछा वापस ग्रीन कब होगा। देखो ग्रीन से पहले रेड होता है, फिर आगे जाके इकट्ठा ग्रीन होता है। तो ये दोनों चीजें उसने पूछी है। अगर उसने पूछा होता कि रेड कब इकट्ठे आता तो आंसर आता 2 आवर प्लस 65 मिनट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता ना कि रेड इकट्ठे कब शो करेंगे, तो आप सिंपली 2 घंटे के अंदर 65 मिनट जोड़ देते, जो आता 3:05। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा वापस ग्रीन कब आएगा, तो 65 मिनट और जोड़ने पड़ेंगे उसके लिए। तो 3:05 के अंदर 65 मिनट और जोड़ोगे तो 4:10। इज दिस क्लियर। यहां 2 बार ये 65 ऐड हुआ है, 2 बार। क्यों,
क्योंकि उसने हमें रेड नहीं पूछा, उसने पूछा स्टार्टिंग हम ग्रीन से कर रहे हैं, रेड होकर इकट्ठे रेड होकर वापस इकट्ठे ग्रीन कब होंगे, तो 2 बार करना है ये 65। अगर पूछा होता कि रेड कब इकट्ठे होंगे तो 3 5 आता आंसर, पर उसने पूछा वापस ग्रीन कब होंगे तो 4 10 आएगा। अब ठीक है। पहले इसको ट्राई करेंगे। आसान है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, इकट्ठे कब मिलेंगे पहले ये निकालो, कितने दिनों बाद इकट्ठे मिलेंगे। आप बोलोगे सर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन ऐसे मिल रहे हैं। इकट्ठे कब मिलेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो किसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, 2 3 4 5 और 6 का। इसका एलसीएम निकालो। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आएगा आपका 60। इसका एलसीएम 60 आएगा। तो 60 दिनों बाद वो मिलेंगे। उसने पूछा क्या है, 180 दिनों में कितनी बार मिल लेंगे, तो मीट टाइम्स कितनी बार मिलेंगे, वो हर 60 दिन बाद मिलते हैं और टोटल डेज 180 है, तो भाई 3 बार मिल लेंगे वो, 3 बार। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए। काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो काफी इजी ही है। एक और देखेंगे ये वाला। तो यार पीछे भी तो किए थे, इकट्ठे कब मिलेंगे, मीट ऑन द सेम डे मतलब इकट्ठे कब मिलेंगे। देखो ध्यान से करो थोड़ा सा।
अच्छा पहली चीज मुझे बताओ, क्या आप मुझे कोई ऐसा बच्चा बता सकते हो, मुझे आप कोई ऐसा बच्चा बता सकते हो जो फुटबॉल भी खेलता हो और क्रिकेट भी? कोई नंबर बता सकते हो ऐसे बच्चे का जो फुटबॉल भी खेलता हो और क्रिकेट भी? हाँ देखो, क्रिकेट खेलने वाले कौन से बच्चे हैं? वो कह रहा है क्रिकेट ऐसे बच्चे खेल रहे हैं जो 4 से डिवाइड करते हैं। मतलब क्रिकेट कौन खेल रहा होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये वाले बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, मानते हो? और फुटबॉल कौन खेल रहा होगा? जो 6 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। फुटबॉल खेलने वाले ये है, क्रिकेट खेलने वाले कौन है? जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरह से। मानते हो इस बात को? हाँ ठीक है सर। अब देखो वो क्या कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल भी? ऐसे कितने बच्चे हैं? देखो पहली बार आइडेंटिफाई करो कौन सा ऐसा बच्चा जो क्रिकेट भी खेल रहा है फुटबॉल भी। आप बोल रहे हो 12 वाला, ये क्रिकेट भी खेल रहा है फुटबॉल भी। 24 वाला क्रिकेट भी खेल रहा है फुटबॉल भी। तो एक्चुअल में अगर आप थोड़ा एलसीएम एचसीएफ के साथ भी कर सकते हो बिना उसके भी, पर आप देखो ना, हर 12वां बच्चा आपका क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहा है। तो कितने बच्चे ऐसे होंगे? आप अब मुझे बताओ इसका आंसर। आप बताओ कितने आंसर होंगे, सॉरी कितने बच्चे होंगे जो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे और फुटबॉल भी? 12वां बच्चा ऐसे कर रहा है, 24th बच्चा दोनों खेल रहा है, 36 वाला बच्चा ऐसे खेलेगा, 48 वाला भी ऐसे खेलेगा, 60 वाला भी, 72 वाला भी, 84 वाला भी एंड 96 वाला भी। तो 1 से लेके 100 में कितने बच्चे हुए ऐसे? केवल और केवल 8। तो सर 8 आंसर आएगा, 8। ठीक है ना? कौन से बच्चे होंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, बस। और कौन सा बच्चा है इसके अलावा? कोई भी नहीं, बस यही तो है 8 बच्चे। यही तो 8 बच्चे हैं 1 से लेकर 100 के बीच में जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी। ठीक है, ये 12 कुछ नहीं है, मल्टीपल ही है 12 का। ये 12 के मैंने मल्टीपल ही लिखे हैं यहाँ पे, ये 12 के मैंने मल्टीपल ही लिखे हैं। तो उसने देखो पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम प्ले, कितने लोग उनमें से क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं? तो 8 आएगा इसका आंसर, 12 नहीं आएगा। क्या ये बात समझ गए? लॉजिकल क्वेश्चन है सारे के सारे। एक और देखेंगे क्वेश्चन ये वाला, प्लीज ध्यान से करना अब इसको। आपको पहली बात ये समझ आई इसमें निकालना क्या है? आपको ये बात समझ आई? देखो याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला? कि भाई ये देखो इस वाले में से हमें इसमें पानी सब में भरना था, यही तो किया था। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है?
तो याद करो, यही तो मैंने एचसीएफ आपको कराना सिखाया था कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू बताओ कि जिससे ये भी भर जाए वो भी भर जाए। तो ये नंबर इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए और ऐसा हाईएस्ट नंबर बताना है। तो भाई कुछ नहीं है, आपको एचसीएफ निकालना है तीनों का। तीनों का मतलब एचसीएफ, ये देखो ना, आपके पास ऐसा कौन सा वेट होना चाहिए जिससे ये तीनों के तीनों मेजर हो जाए। मतलब वो जो भी नंबर होगा इन तीनों का फैक्टर होगा, और लिखा है हाईएस्ट फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपको यहाँ पे निकालना है। तो तीनों का एचसीएफ निकाल लो। देखो वैसे तो आप ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हो, बट कई बच्चों को एचसीएफ निकालना नहीं आता होगा, उनको मैं सिखा रहा हूं, वरना ऑप्शन से सीधा आंसर आ जाएगा इसका। एक सेकेंड ना, 135 45। ये आया, इसका एचसीएफ निकाल लो। ऑप्शन सी 15 kg। 10 kg क्यों निकाल रहे हो भाई, 15 आएगा। यस, बात क्लियर हुई। एक और करेंगे। ये वाला एक और ट्राई करेंगे, ये वाला। अरे तन्मय, हाई एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं, जो सबसे में कॉमन होता है। टू सब में कॉमन ही ना था, सब में कॉमन होना चाहिए था, टू तब लेना था, टू सब में कॉमन था नहीं। देखो कुछ बच्चे एक मिस्टेक यहाँ पे करते हैं। मिस्टेक पता क्या करते हैं, वो कहते हैं सर यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड मल्टीपल, तो वो एलसीएम निकालने लग जाते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि ये नंबर और ये नंबर एक्स के मल्टीपल हो। इसका मतलब क्या है सर, एक्स का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो एक्स के टेबल के अंदर ये भी आए, एक्स के टेबल में ये भी आए, ये बोल रहा है। देखो अब अंडरस्टैंड करो,
मैं चाहे ये बोल लूं कि 2 6 का फैक्टर है, या फिर मैं ऐसे बोल लूं कि 2 के मल्टीपल में 6 आता है। ध्यान से सुनना, मैं लाइन बोल रहा हूं, 2 जो है वो 6 का एक फैक्टर है। बात सही है? हाँ जी है। 2 के मल्टीपल में 6 आता है, हाँ ये बात भी सही है। बात समझे इस बात को? तो अगर उसने लिखा ना मल्टीपल ऑफ एक्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक्स के टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का फैक्टर एक्स है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछ रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मल्टीपल देख के बस मल्टीपल निकालने नहीं लग जाना। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, 2 के मल्टीपल में 6 आता है, 6 के फैक्टर में 2 है। ठीक है, तो अगर आप इसका क्या निकालना है, इसका एचसीएफ, पहले तो इनको ठीक करो। ये 3 1/2 क्या होता है? 3 1/2 दोस्तों होता है 3 × 2, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई +1, ये होता है 7/2। और दूसरा नंबर क्या है? 8 3/4। क्या करेंगे? 8 × 4 32 + 3 35/4। ये दो नंबर आए हमारे पास। अब इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालेंगे किसका? 7/2 35/4 का। उसके लिए न्यूमरेटर का एचसीएफ और आपके डिनोमिनेटर का एलसीएम। न्यूमरेटर का एचसीएफ आएगा 7, साफ साफ दिख रहा है। एलसीएम आएगा 4, तो 7/4 आएगा। इसको आप ठीक करोगे तो ये 1 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन डी यहां पे आपका ठीक बन जाएगा। चेक करो और बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो चेक करो और बताओ कोई कंफ्यूजन है इसको समझने में? ओके 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 ओके, गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें इस वाले एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, थोड़ा सा चैप्टर में पोर्शन और बचा हुआ है। मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें पीपीटी में ऐड किए हुए हैं। एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना खुद से। मंडे को मैं बाकी क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करना, मैंने छुड़वाया नहीं है। मंडे को बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो इसका बाकी पार्ट जो बचा हुआ है। एक बार खुद भी ट्राई करना, हो जाएंगे बहुत बढ़िया, नहीं होंगे तो मंडे हम उन पार्ट्स को करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे फर्दर। ठीक है, आज सेशन यहीं तक रखेंगे। थोड़ा मैं भी थोड़ा रेस्ट करूंगा, थोड़ा सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी भी। ठीक है, सैटरडे संडे थोड़ा रेस्ट करूंगा तो जाके मंडे तक ठीक हो जाएगा। तो मंडे को हम बाकी इसका पोर्शन कर लेंगे एलसीएम एचसीएफ का, और जो फर्दर हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स है हम उनको भी डिस्कस करना उस दिन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ पूछना है? 2 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क, कुछ भी आपको पूछना है तो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। फिर एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह